आज हम क्लास 4th में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन 4 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 4 खोल के तैयार हो गए होंगे। लेसन 4 पश्चिम का मरुस्थल। जैसा कि भारत के जो भौतिक भाग है उनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरा आता है ये पश्चिम का मरुस्थल। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मरुस्थल या इसको रेगिस्तान भी कहते हैं। तो मरुस्थल क्या होता है कि वह स्थान जहाँ पर बहुत दूर दूर तक हमें चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है और वहाँ हरियाली बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है। तो ऐसा जो स्थान होता है वो है मरुस्थल। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताब में यहाँ उंगली रखो। वह क्षेत्र जिसमें चारों ओर रेत ही रेत हो रेगिस्तान या मरुस्थल कहलाता है। कि वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ पर चारों ओर रेत ही रेत होती है वो होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। कि जो हमारा भारत देश है उसके उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जो थार का मरुस्थल है, यह मरुस्थल पाकिस्तान से होकर दूर के देशों तक विस्तृत हैं। कि यह मरुस्थल है जो पाकिस्तान से होकर कई दूर के देशों तक फैला हुआ है। इसका एक भाग भारत में स्थित है। कि जो ये पश्चिम का मरुस्थल है इसका एक भाग जो है वो भारत में स्थित है और भारत में वो हमारे राजस्थान राज्य में है। इस मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में अरावली पर्वत, दक्षिण में अरब सागर तथा कच्छ की निम्न भूमि है। कि जो ये पश्चिम का मरुस्थल है इसके पश्चिम में तो है पाकिस्तान और पूर्व में अरावली पर्वत और दक्षिण में यह अरब सागर आता है। यह मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। कि जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसमें यह पश्चिम का मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में फैले इस मरुस्थल की लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 100 से 300 किलोमीटर है। कि जो यह मरुस्थल है इसकी लंबाई तो है 500 किलोमीटर और चौड़ाई है 100 से 300 किलोमीटर तक। यहाँ आ जाओ सब बच्चे अपनी किताब में। अब देखो जो ये पश्चिम का मरुस्थल है इसकी जलवायु और वनस्पति किस प्रकार की है। कि यहाँ की मौसम किस तरह का रहता है और वनस्पति जैसे यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। जलवायु और वनस्पति। थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में भीषण गर्मी पड़ती है। कि जो ये थार का जो मरुस्थल है हमारे राजस्थान में, तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ भीषण गर्मी यानी कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। इन दिनों बहुत तेज़ रेतीली आंधियाँ चलती हैं। इन आंधियों से इतनी अधिक रेत उड़ती है कि उनसे नित नए रेत के विशाल ऊंचे टीलों का निर्माण होता है। कि जो ये मरुस्थल है यहाँ पर ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में इतनी तेज़ हवाएं चलती है, आंधियाँ चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत रेत उड़ती है और उस रेत से ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिन पर चलना कठिन होता है। कि जो ये ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं इनके ऊपर चलना बहुत कठिन होता है। इन्हें रेत के टिब्बे भी कहा जाता है। कि जो ये रेत से बड़े बड़े जो टीले बनते हैं इनको रेत के टिब्बे भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन रातें सुहावनी होती हैं। कि ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में यहाँ की जो रातें होती है वो सुहावनी होती है। कि रात के समय में यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है। सर्दियों में रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। यहाँ वर्षा या तो होती ही नहीं है अथवा होती हैं तो बहुत कम मात्रा में होती है। कि यहाँ सर्दियों में बहुत ठंडी होती है रातें और वर्षा है जो या तो होती नहीं है और होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। वनस्पति के रूप में यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल और थोहर आदि के कांटेदार वृक्ष उगते हैं। कि यहाँ की जो वनस्पति होती है तो वहाँ की वनस्पति में ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ ही होती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है। इस कारण यहाँ जो वनस्पति है वो कांटेदार है।
कांटेदार वनस्पतियाँ क्या होती है कि वो पानी को कम सोखती है, इसलिए क्योंकि इनके लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं कहीं पानी के तालाब के समीप खजूर के वृक्षों के समूह पाए जाते हैं। इन्हीं स्थानों पर कुछ हरियाली दिखाई देती है। इस प्रकार के स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। कि मरु उद्यान देखो बच्चों की कहीं कहीं ऐसे पानी के ऐसे छोटे छोटे तालाब बने हुए रहते हैं कि बारिश आती है तो जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस स्थान के आसपास क्या होता है, थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देती है, तो वो स्थान जो होता है उसे कहते हैं मरु उद्यान। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। मुख्य उपजे और व्यवसाय, कि यहाँ जो ये पश्चिम का मरुस्थल है, यहाँ कौन कौन सी उपज होती है, कौन कौन सी फसलें होती है, और यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, कि यहाँ के लोग क्या काम धंधे करते हैं। वर्षा न होने के कारण यहाँ कृषि उपजे भी नगण्य ही हैं। नगण्य मतलब कि नहीं के बराबर है, कि यहाँ वर्षा कम होती है जिसके कारण यहाँ कृषि उपज बहुत कम है, नहीं के बराबर। यहाँ के किसान प्रायः उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार, मक्का, दाल, चना आदि। कि यहाँ पर जो किसान होते हैं वो जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी फसलें ही उगाते हैं, जिसमें मक्का, दाल, चना ये आते हैं। खेती के अतिरिक्त यहाँ के लोग भेड़, बकरियाँ आदि पशु पालते हैं। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प से मतलब है हाथ से बनाई गई वस्तुएं जो होती है। हस्तशिल्प में यहाँ के लोग बहुत ही कुशल होते हैं, कि हाथ से वो कोई भी चीज़ बनाने में बहुत कुशल होते हैं। हाथी दांत की वस्तुएं बनाने, कठपुतली बनाने तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग अत्यधिक निपुण होते हैं। कि ये जो लोग होते हैं पश्चिमी मरुस्थल में रहने वाले लोग, तो वो हस्तशिल्प में बहुत अधिक कुशल होते हैं। ये हाथी दांत की वस्तुएं और कठपुतली, ये मिट्टी के बर्तन ये बनाने में निपुण होते हैं। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। मरुस्थल का जनजीवन, कि जो ये पश्चिम का मरुस्थल है यहाँ के लोगों का जनजीवन किस प्रकार का है। मरुस्थल में लोगों का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण है। पीने के जल के लिए यहाँ के निवासियों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। कि यहाँ जो लोग रहते हैं इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं के बराबर होता है, तो इस कारण उनको पीने के पानी के लिए भी बहुत दूर दूर तक ऐसे जाना पड़ता है। मरुस्थल में यात्रा करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पे रेत के बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं और उन पे चलना कठिन होता है। इस कारण यहाँ के लोग यात्रा भी नहीं कर पाते हैं। पशुपालन करने वाले लोग अपनी भेड़ बकरियों को रेवड़ों सहित चराने के लिए इधर उधर घूमते हैं। कि जो पशुपालन करते हैं वो लोग जो भेड़ बकरी पालते हैं, तो वो उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। इन्हें जहाँ चरागाह मिल जाता है वहीं ठहर जाते हैं। कि यहाँ इन लोगों को जहाँ पर भी चरागाह यानी कि पशुओं के चरने का जो स्थान होता है वो अगर मिल जाता है तो वो वहीं पर ठहर जाते हैं। और जब वहाँ पर ऐसे खाने की घास जो होती है पशुओं की, भेड़ बकरियों की, वो अगर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह यहाँ उंगली रखो। घास के समाप्त होने पर पुनः दूसरे स्थानों को चले जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। कि जैसे पूछा जाए कि खानाबदोश क्या होता है, कि तो ऐसे लोग जो कि एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते, वो अपने मतलब जीविका चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो होते हैं खानाबदोश। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। कि जैसा पूछा जाए कि अपने मरुस्थल का जहाज कौन है, तो वो है ऊँट। यह पशु रेत में बड़ी तेज़ी से भाग सकता है। ऊँट के गले के निकट एक थैली सी होती है जिसमें यह जल एकत्रित कर लेता है। कि जो ऊँट होता है वो इस जो रेत के ऐसे टीले होते हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से ऐसे भाग सकता है, और इसके गले में जो एक थैली होती है तो वो उसके अंदर
इतना पानी इकट्ठा कर लेता है कि उससे 4-5 दिन तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। जल स्रोत कि यहाँ जो मरुस्थलीय भाग है, पश्चिम का मरुस्थल, यहाँ के जल के स्रोत क्या है कि यहाँ पर पानी कैसे आता है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ जल का अभाव बना रहता है कि यहाँ वर्षा बारिश कम होती है तो यहाँ जल का अभाव बना रहता है, जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस भाग में नदियाँ बहुत कम हैं। जब कुछ भाग में वर्षा होती है तो छोटे छोटे नाले बहने लगते हैं और शीघ्र ही सूख जाते हैं। यहाँ पर जल के अभाव को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक नहर निकाली है, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है कि यह जो मरुस्थलीय जो भाग है वहाँ पर पानी नहीं होता है तो वहाँ पर जल पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने एक नहर निकाली जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर द्वारा सतलुज नदी का जल इस क्षेत्र में लाया जाता है। इस नहर के दोनों ओर लहराते हरे भरे खेत दिखाई देते हैं कि जो ये नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसमें सतलुज नदी का जो जल है वो आता है और इस नहर द्वारा खेतों तक ऐसे पानी पहुंचाया जाता है। सिंचाई की सुविधा हो जाने पर अब इस भाग को खेती योग्य बनाए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि सिंचाई के लिए मतलब यहाँ पर लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो हमने पढ़ा है इसके जो मुख्य बिंदु है, यहाँ पे उंगली रखो। वह क्षेत्र जिसमें चारों ओर रेत हो रेगिस्तान या मरुस्थल कहलाता है कि वह क्षेत्र जिसमें चारों ओर रेत ही रेत हमें दिखाई देती है बहुत दूर तक, वो होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। पन्ना पलट लिया सब बच्चों ने? यहाँ पे उंगली रखो अपनी किताब में। भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है कि जो भारत का उत्तर पश्चिम है उसमें थार का मरुस्थल है जो कि हमारे राजस्थान राज्य में है। मरुस्थल में जल के अभाव के कारण पेड़ पौधे कम उगते हैं। मरुस्थल के जल के अभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो यहाँ पर अब हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। आप सब बच्चे इसकी वापस से रीडिंग लगाना और इसके जो मुख्य बिंदु हैं इनको याद करना।